हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 8 जुलाई फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको करवाया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली, यानी कि मूल संविधान में देखा जाए तो कितने मौलिक अधिकार थे। तो उसमें जो थे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है कुल जो है 7 मूल जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मैं देखें तो वर्तमान में जो है कुल मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं देखें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। वहीं देखें तो मौलिक अधिकार जिसे USA के संविधान से लिया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि रहा था वह 17.7% रहा था। तो 17.7% इसका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो इसलिए कहता है जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है और जो भी एनालिसिस करवाया जा रहा है उन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक जरूर देखा करिए। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि 31 मार्च 2011 को जो है जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है अंतिम रिपोर्ट पेश किया जाता है, यानी कि जनगणना जो है अंतिम रूप से जो जारी किया जाता है वह 31 मार्च 2011 को जारी किया जाता है। मैं देखें तो 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था वह लगभग 17.7% वृद्धि दर रहा था। मैं देखें तो राज्य अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था वो मेघालय का रहा था, जो कि 27.82% रहा था, जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। नेक्स्ट देखें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो कि नागालैंड में हुआ था, जो कि -0.5% रही थी। यानी कि देखा जाए तो जनसंख्या जो है नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि अनुपात जो है दर्ज किया गया था। नेक्स्ट देखें तो भारत के राज्ययुक्तों में देखा जाए राज्यों में तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार का था, जो कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो कि अरुणाचल प्रदेश का था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला आबादी वाला जो राज्य था वह उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम जो था वह सिक्किम रहा था। सिक्किम था सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सुल्तान जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित किया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। देखा जाए तो बरनी के अनुसार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 के दौरान जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके दक्कन के देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित किए थे। वह देखें तो इनके द्वारा जो है कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई थी, जैसे कि द्वीप क्षेत्रों में जो है करी वृद्धि एवं दिल्ली के स्थान पर जो है दौलताबाद अपनी राजधानी बनाने के लिए योजना बनाई। सोने के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्के चलवाए, यानी कि सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा जो कि इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखें तो विजयों के लिए जो है कथित योजनाएं बनाना,
जो कि देखा जाए ये सभी योजनाएं जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन ये सभी योजनाएं जो कि विफल रह गई, इसी के लिए जो है इनको याद भी किया जाता है, यानी कि इनका सारे जो योजना था वो विफल रह गया था, विफल हो गई थी। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? तो मौलिक अधिकार देखा जाए तो यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है। तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, अनुच्छेद भाग 3 में है। लेकिन यदि सुरक्षित की बात की जाए तो यह जो है सुरक्षित जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। तो अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर होता। ऐसे इसका उल्लेख पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 में है। लेकिन अनुच्छेद को मौलिक अधिकार को जो सुरक्षा जो प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में किया गया है। ये जो कुल जो 6 मौलिक अधिकार हैं देखा जाए तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29-30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 होगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 32 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में देखा जाए तो कहा गया है कि अनुच्छेद 32 अन्य सभी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में एक गारंटी उपकरण प्रदान करता है, जो कि इसे देखा जाए तो और जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो है संविधान के द्वारा अधिकारों को संरक्षण करने के रूप में नामित किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार का यदि कोई हनन होता है तो वह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 में जो है ताकत दी गई है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बल का सूत्र पूछा गया था। तो बल का सूत्र वह F बराबर m होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि बल की जो परिभाषा है वह न्यूटन के प्रथम गति के नियम में बताई गई है। यानी कि बल की परिभाषा जो कि न्यूटन की प्रथम गति से प्राप्त होता है, वह देखें तो न्यूटन की प्रथम गति जो कि जड़त्व की परिभाषा भी करता है। यानी कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके तहत बल का परिभाषा एवं जड़त्व की परिभाषा भी उसी से बनती है। नेक्स्ट देखें तो गति का जो दूसरा नियम है जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ पर बल होगा बल का व्यंजक जो कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है, F बराबर m। वह देखें तो रॉकेट जो कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोल यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो डोल यात्रा उत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि डोल पूर्णिमा, यानी कि यह जो है पश्चिम बंगाल की एक होली का त्यौहार है जो डोल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल कई त्योहारों में देखा जाए तो सबसे प्रमुख है, यानी कि कई त्यौहार मनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, उन सभी में देखा जाए तो यह भी एक प्रमुख त्यौहार है। यह जो है इसे होली के त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। इसे जो है अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि पूर्ण पूर्णिमा और बसंत उत्सव, डोल यात्रा, इन सभी नामों से जो है डोल यात्रा पर्व को जानते हैं। पश्चिम बंगाल के अन्य प्रमुख त्योहारों में देखें तो इसमें देखा जाए तो झूलन यात्रा, काली पूजा, डोल यात्रा, रोजार ईद, जगदात्री पूजा, महालया, रथ यात्रा, झूलन यात्रा, क्रिसमस, पददिन, ये सभी जो कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो पवन कुमार चौहान रहे थे मुख्यमंत्री के पद पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था पवन कुमार चौहान, इसका करेक्ट आंसर था। पवन कुमार चौहान देखा जाए तो यह जो है 23 साल 4 महीना और 17 दिनों तक जो है यह मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो चलिए मुख्यमंत्री के संबंधित कौन कितने दिन तक रहे थे उसके रैंकिंग में देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए पवन कुमार चौहान जो कि 24 बरस 166 दिनों तक जो है यह सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे।
नेक्स्ट दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक आते हैं, जो कि 23 वर्ष 139 दिनों यानी कि उड़ीसा की यह मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ज्योतिबा बसु जो कि 23 वर्ष 137 दिनों तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। गेंगोंग अपांग जो कि यह 19 वर्ष 14 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट लाल थनहावला जो कि 18 वर्ष 259 दिनों तक जो है यह मिजोरम के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री से संबंधित रैंकिंग है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है, इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया था। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख फैक्टर में देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो यह 6ठा संस्करण था, जो कि 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ये जो 4 शहर थे, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर, इन 4 शहरों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2023 का। मैं देखें तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन जो है 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। मैं देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है, जो कि 2018 से हुआ था, जिसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया था। यह इसका पहला संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में 2019 में आयोजित किया गया था। उसके बाद जबकि 2020 में जो है आसाम में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद 2021 में आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो है जून 2022 में इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था। तो चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो संस्करण हुआ था उसके पदक तालिका को भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपको 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पदक तालिका है, तो आप इस पदक तालिका को भी ध्यान में रखिएगा। इस पदक तालिका में देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान पर रहा था। इसके द्वारा जो है कुल 56 गोल्ड, 55 रजत और देखा जाए तो 50 कांस्य पदक जीता गया था। कुल जो है 161 पदक जीते गए थे। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा था, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे राजस्थान और 5वां पर दिल्ली रहा था। तो इस पदक तालिका को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पदक तालिका भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन रहा था, प्रथम नंबर पे कौन रहा था। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रह्म समाज का जो मुख्यालय था वह कलकत्ता में था। तो कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय जो है प्रमुख ब्रह्मवाद के सुधार के रूप में किए थे। वह देखें तो 19वीं शताब्दी में जो है बंगाल पुनर्जागरण की शुरुआत जो है सभी हिंदू समुदायों के धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति का अग्रदूत था। वह देखें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1817 में देखा जाए तो हिंदू कॉलेज जो खोला गया था, डेविड हेयर के द्वारा इसका समर्थन किए थे राजा राम मोहन राय ने। वह देखें तो 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। इसमें जो है भारतीय शैक्षणिक शिक्षा की पढ़ाई दिया जाता था। इसमें जो है इसके पश्चिमी समाजवादी और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई किया जाता था वेदांत कॉलेज में। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी यानी कि 1821 ईस्वी में जो है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता या भारत के पूर्ण जागरण का पिता भी कहते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। तो यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।